नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट क्लासेस 77 पर, जो कि SSC 77 के नाम से भी आप जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि लाइक नहीं कर रहे हैं क्लास को तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ। सीजी शिक्षक भर्ती जो कि वर्तमान में आई है और उसकी परीक्षा होने वाली है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, कई भर्तियां आई हुई हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे में सबसे पहले जो आप करेंगे, आपकी जो रणनीति होगी वह क्या होगी, आप पुराने प्रश्न पत्र को देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न उस परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि इससे आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलता है, तब आपको तैयारी करने में आसानी हो जाती है। तो यह जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं, जो कि मैं पूरी व्याख्या के साथ आपको बताने वाली हूँ। आप इसको देखिए, अच्छे समझिए और पढ़िए, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। और हाँ मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस क्लास की PDF प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल SSC 77 को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की PDF मिल जाएगी। तो PDF से क्या फ़ायदा होने वाला है आपको कि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा और आप इस क्लास को या कोई भी क्लास जो भी हमारे चैनल पर होती है उसे आसानी से पढ़ पाएंगे। सारे क्लासेस के PDF आपको मिलता है। PDF कितनी शानदार है, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं, कोई शक ही नहीं कि आप कुछ कह ही नहीं सकते कि PDF खराब है, कैसा है। तो PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए PYQ, हिंदी का PYQ है ये, और 30 क्वेश्चन आए थे। तो उस 30 क्वेश्चन की व्याख्या हम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती जो होती है वह विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। पहले आप तो BEd करिए या DLEd DPEd जो होता है उसको करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेट पास करिए, टेट SC टेट पास करिए, फिर आपकी परीक्षाएं जो होती है शिक्षक भर्ती के लिए, फिर मेरिट बनती है। तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, उन सभी को क्वालिफाई करने के बाद ही आप शिक्षक बनते हैं। ऐसे में कई स्तरों को पास करना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। तो आप इस स्तर तक पहुंच गए कि आपको परीक्षा देनी है, तो आप अपने प्रश्नों की तैयारी, अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए लगातार। किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप लगातार तैयारी करते रहेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं जा सकती है। लेकिन उसके पहले आप क्या करिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए मित्रों, बहुत सारे प्रूफ हम आपको देने वाले हैं कि हमारी पढ़ाई हुई क्लासेस से कितने सारे क्वेश्चन आपकी वर्तमान में जो CGSI की परीक्षा हुई तो उसमें आए हुए थे। जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप इसे, चैनल हमारा छोटा जरूर है, लेकिन ये मत समझिए कि कोटाएगा, छोटा जरूर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। वो बिहारी जी के दोहे नहीं है, सच सैया के देहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस प्रकार का हमारा चैनल है। यानी आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा वो 1 नंबर का होगा और आपकी परीक्षा में सफलता आपको अवश्य दिलाएगा। परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत करने की आदत पड़नी चाहिए। यदि आप मेहनत करते हैं तो कोई भी चीज़ आपकी पहुंच से या पकड़ से बाहर नहीं जा सकती है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसलिए आपको मेहनत करने की आदत बनना चाहिए। और हाँ, एक आदत तो आप में यह भी होनी चाहिए कि यदि आप चैनल पर आए हैं, क्लासेस को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल SSC 77, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको जिस भी क्लास की PDF ज्वाइन करनी है चाहिए उसे आप बता दीजिए। वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं उससे पूछ सकते हैं। तो देखिए कितने सारे फ़ायदा हम आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। तो आप ज़रूर ज़रूर जुड़े हमारे साथ। और ये मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं, कितना बदलाव हुआ है परीक्षा के पैटर्न उसको जानिए। विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यह बेस है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। यदि आपका बेस मजबूत होता है तो इमारत तो शानदार ही होगी, उसमें क्या कहना है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है। जी हाँ मित्रों, भाषाई क्षमता। भाषाई क्षमता, सबसे पहले हम जानते हैं भाषाई क्षमता होती क्या है। तो विद्यालय में प्रवेश पाते समय बालक अपनी भाषा के मौखिक रूप से परिचित होता है। वह अपनी बात कह सकता है और दूसरों की बात को सुनकर समझ सकता है, किंतु उसकी भाषिक योग्यता में जो है वो कई कमियां होती हैं।
और सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी कमी तो ये होती है, उसके घर का जो माहौल होता है, घर की जो भाषा होती है वो अलग होती है और विद्यालय की भाषा जो होती है वो अलग होती है। तो उन भाषाओं को सुनकर, सोचकर, समझकर किस प्रकार से वह एडजस्ट करता है, वह उसके विकास की, भाषा के विकास की क्षमता ही है। तो इसमें देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें भाषा का जो सबसे अधिक विकास हो सकता है, जिसके प्रयोग से बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी। मतलब एक बच्चे को यह कहना है कि आप सोचो कि बछड़ा जो था, यानी गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसे बछड़ा कहा जाता है हमारे यहाँ। तो बताइए जो बछड़ा था वो अपनी माँ यानी गाय के पास कब गया और उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होगी। इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, बच्चे के दिमाग पर प्रेशर पड़ता है कि हाँ उसने क्या कहा हो, क्या सोचा होगा। तो इससे उनकी भाषा का विकास होगा, वो अपने शब्दों में से बयान करेंगे। राम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, इस प्रकार से पूछेंगे सिर्फ एक जवाब आ जाएगा। जैसे मेरे पिताजी का क्या नाम है, श्याम नाम है, राधेश नाम है, दीप्ति नाम, जो मतलब दिग्विजय नाम, कुछ भी नाम हो तो सिर्फ एक गिना चुना हुआ जवाब आ जाता है, उसको सीमित न पतला जवाब आ जाता है। तो यह भाषा का विकास उतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का नाम क्या है, यह भी नाम ही पूछ रहा है, तो नाम बता देने से किसी भी भाषा की क्षमता का विकास नहीं हो जाता है। हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाओ। जय मित्र सिर्फ एक वाक्य बना दिया, हरी घास जानवर खाते हैं, तो इससे क्या उसकी भाषा क्षमता का विकास हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। सबसे ज़्यादा भाषा के विकास की जो क्षमता है वो इस सेंटेंस में, यानी इससे क्या होगा, बच्चा उस बात को समझेगा और सोचेगा, फिर उसे लिखने का प्रयास करेगा कि क्या क्या, यानी बछड़ा जो है अपनी माँ के पास कब गया था, जैसे दोपहर में गया था, उसने माँ से क्या क्या बातें की होगी, या वो अपनी कल्पना करेगा क्या क्या कहा होगा उसने। तो इससे क्या होगा, उसके भाषा के विस्तार की जो क्षमता है वो अधिक बढ़ेगी, यानी बोलने का और समझने का उसे अवसर ज़्यादा मिलेगा, तो वह अच्छे तरीके से स्पष्ट कर सकेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है। आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल SSC 77 को आप ज्वाइन कर लीजिए। मित्रों हमारा चैनल है यूपी वाला, SSC 77 यूपी के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे अब हमारे लोग यहाँ देखिए, आपने देख सोचिए कि अवधी भाषा है, छत्तीसगढ़ में आप बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी भाषाएं आदिवासियों की भाषा होती है, उनके जो रोज़ बोले जाने वाली भाषा होती है, तेलुगु बोला जाता है, तमिल बोला जाता है। मतलब घर में जो भाषा, जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो तो आम भाषा हो गई, लेकिन विद्यालय में एक खास प्रकार की भाषा होती है, यानी जहाँ हिंदी बोली जा रही है, किसी विद्यालय में अंग्रेजी बोली जा रही है। तो ऐसे भाषा में जब असमानता होती है तो बच्चों को पढ़ने में क्या दिक्कत आती है, क्या होता है, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से उनके साथ क्या होता है, बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, क्या ऐसा होता है, बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, क्या ऐसा होता है, भाषा सीखने बच्चों को समस्या आती है, बताइए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है भाषा को सीखने में समस्या का सामना कर पाते हैं, वो भाषा अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि घर की भाषा अलग है, घर में तो बोली जा रही है छत्तीसगढ़ी और विद्यालय या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है शुद्ध हिंदी। तो हिंदी पढ़ाया जा रही है, देवनागरी लिपि में पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बच्चों को मस्तिष्क जो क्षमता है सीखने की, पढ़ने की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे उसको भी सीख जाते हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे विद्या प्रवीण। जी हाँ मित्रों, विद्या प्रवीण जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो सबसे पहले आप ये देखिए समास कितने होते हैं। समास जो होते हैं वो 6 होते हैं। 6 कौन कौन से, अब तक दादा, सूत्र है एक, अब तक दादा शॉर्ट में याद करने के लिए। आ से आपका हो जाता है अव्ययी भाव समास, बा से हो जाता है बहुव्रीहि समास, ता से हो जाता है तत्पुरुष समास, का से हो जाएगा कर्मधारय समास, अब तक दादा, उसके बाद दा से हो जाएगा द्वंद्व समास, फिर दूसरा वाला जो दा हो जाएगा उससे हो जाएगा द्विगु समास, यानी अब तक दादा। ये 6 समास। अब देखिए, अब इनमें जो आपके प्रश्न में जो पूछा गया है वो कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष समास है। अब आप सोच रहे होंगे तत्पुरुष समास में, इसमें भी तो आपके 4 तत्पुरुष समास दे दिए गए हैं, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष और संपन्न तत्पुरुष। तो मित्रों
सबसे पहले आप जाने तत्पुरुष समास के भेद होते कितने हैं, तो तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, जिसका कि जो चिन्ह होता है, मतलब यही जो समझिए जो कारक है, आपके कारक के चिन्हों से ही तत्पुरुष समास बना हुआ है। तो उसका चिन्ह होता है, यानी कर्म तत्पुरुष का चिन्ह होता है को। जैसे उदाहरण का हो जाए कृष्णार्पण, यानी कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद। एक उदाहरण बहुत पूछा था, चिड़ी मार। चिड़ी मार का मतलब क्या हुआ? चिड़ी को मारने वाला। अब देखिए उसके बाद आपका जाता है करण तत्पुरुष। करण यानी कि माध्यम, यानी से के द्वारा। देखिए जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, से के द्वारा, या इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। जैसे पद दलित, पद से दलित है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित यानी जड़ा हुआ। अब कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया। अब तीसरा आ जाता है आपका कौन सा मित्रों? संप्रदान कारक। संप्रदान जैसे कि हो जाएगा के लिए, के लिए। जैसे उदाहरण देखिए आप, संप्रदान का चिन्ह तो हो गया आपका के लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आगे प्रश्न भी बनेगा इससे। तो यदि आप क्लास को अच्छे तरीके से देख रहेंगे तो एक ही प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा। के लिए गुरु दक्षिणा, यानी गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला यानी गाय के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप के लिए के अर्थ में आ रहा है। यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाने से यह हो जाता है आपका संप्रदान तत्पुरुष। अब देखिए अपादान तत्पुरुष। अपादान में क्या होता है? अपादान में अलगाव की स्थिति हो जाती है। जैसे कि ऋण मुक्त, देखिए ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, वहाँ पर अलग हो गया। एक आप देखेंगे कि से जो है वो करण कारक में भी था, लेकिन यहाँ पर भी से आया है अपादान में भी, तो वहाँ पर सामान्य था। वहाँ पर से जो था वो बाई के माध्यम में था, बाई यानी कि द्वारा। और यहाँ पर जो से है वो अलगाव स्थापित कर रहा है। ऋण से मुक्त यानी ऋण से अलग हो गया। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट है। आशा तीत, आशा से अलग है, आशा से तीत है, आशा से परे है। तो मित्रों यहाँ पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहाँ पर हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष। और पांचवा जो हो जाता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष यानी कि जो संबंध स्थापित करता है, वह बताता है किसका किससे क्या संबंध है। जैसे उसका चिन्ह आप पूछें तो चिन्ह हो जाएगा का, की और के, यह संबंध चिन्ह है। उदाहरण देखिए मतदाता, यानी मत को जो देता है, मत का दाता है। राजमाता, राज की माता है। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। इस प्रकार से यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और हम देख लेंगे अधिकरण। अधिकरण बहुत ही कंफ्यूज करता है लोगों को। अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो में या पर होता है, में या पर होता है। जैसे उदाहरण देखिए इसका वनवास, वन में वास। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न मतलब क्या? उसमें एक आधार बनाया गया। फलासक्त, फल पर सक्त, आसक्त जो है। जल मग्न, जल में मग्न। तो यहाँ पर उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अब आप बताइए, जैसे मैंने इतना आपको समझा दिया, तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास का कौन सा है? जी हाँ मित्र, बिल्कुल सही आपने कहा, विद्या प्रवीण यानी कि अधिकरण तत्पुरुष विद्या में प्रवीण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक सेंटेंस दिया गया है, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें इसको क्या किया था, जो सीजी व्यापम था उसने इस प्रश्न को ही विलोपित कर दिया था। विलोपित का मतलब इसको हटा लिया था। इसमें कोई नंबर किसी को मिला ही नहीं, क्वेश्चन ही कम कर दिया गया। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो सही जवाब होना चाहिए वह होना चाहिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस वाक्य में जो है वो किसी के लिए भाव दिखाया गया है। जैसे तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया था, यानी तुलसी ने जितना राम को महत्ता दी, जितना राम के बारे में लिखा, जितना वर्णन किया, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राम ने सिर्फ उन्हीं के लिए अवतार लिया था। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार का भाव दिखाने का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर भाव दिखाने का बोध हो, किसी के लिए भाव का बोध हो, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इस अनुसार आपका ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िए और देखिए मुहावरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए यहाँ पर। यह स्वतंत्र वाक्य होता है। इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में व्यापक होता है।
सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा अथवा चिर सत्य से होता है या वाक्यांश होता है। अब मुहावरा जो शब्द है, पहले हम उसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। अब मुहावरा शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है CGSI का था या कौन सा था, ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें पूछा गया था मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। और ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। यानी मुहावरों के चमत्कार से जो आप लेखन कार्य करते हैं उसमें प्रकार की विशेषता उत्पन्न हो जाती है। तो आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यह वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का अंश होता है, पूरा पूरा वाक्य नहीं होता है। इन तीनों में से इसका जवाब यही हो जाएगा। चलिए, यदि आपने अभी तक हमारी जो हिंदी व्याकरण की सभी टॉपिक से एक महत्वपूर्ण क्लास हुई थी, जिसमें संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया, विशेषण आदि से क्लासेस हमने की थी, और बहुत ही अच्छी बात है कि उस क्लास से CGSI में बहुत सारे प्रश्न आए थे या फिर CGSI जो मुख्य परीक्षा हुई थी। तो आप भी उस क्लास को बिल्कुल देखना ना भूलें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक पहुँच गए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी प्रत्येक क्लास की। चलिए, ये देखिए, ये सारे प्रमाण है कि हमारी क्लास से कितने सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं। आप हल्के बना लीजिए। आधुनिक इतिहास यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस भी चुनिंदा क्लासेस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संविधान, अंग्रेजी, हिंदी, व्याकरण, जितने भी आपकी परीक्षाएं होती हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सब में जो भी प्रश्न जो भी विषय से पूछे जाते हैं उन सभी विषय की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल हल्के बना लें हमें, और थोड़ा सा अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें और हमारे चैनल पर अवश्य पधारें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। PYQ की सीरीज हम चला रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले आप देखिए श्रम इंस्पेक्टर, जो श्रम निरीक्षक इंस्पेक्टर की है, उसके लिए PYQ लेकर के आए थे। तो वो सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ देखिए। नेट JRF की जो क्लासेस होती है उसके लिए भी PDF बनी हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें हमने उपन्यास, निबंध वगैरह जो है सब कवर कर दिया है। और इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको इस क्लास की PDF मिले तो PDF को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए, आप बताइए, प्रश्न संख्या 6 पर पहुंच गए हम लोग। क्लास ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर होइएगा बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, किसका बोध होता है? संख्या। संख्या को क्या कहते हैं आप? नंबर। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, विशेषण कहेंगे या फिर कारक कहेंगे। तो मित्रों, सर्वनाम क्या करता है? तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है। विशेषण भाई विशेषता बताता है। कारक चिन्ह होते हैं जो जिनके लोप होने से आपके समास वगैरह बन जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वचन। जी हाँ मित्रों, ये देखिए, आप पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, वचन। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बड़े ध्यान से आप क्लास को सुन रहे हैं लेकिन आप कुछ बोल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, तो ठीक है, यह प्रश्न आपके लिए। निम्नांकित में से अपठित गद्यांश। जी हाँ मित्रों, अपठित का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा, पहले कभी जो पढ़ा नहीं गया होता, वो हमारी परीक्षा में आता है कि आप अपठित गद्यांश से अच्छे तरीके से गद्यांश को पढ़ें और उसमें जो आपको प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न का जवाब दें। तो उसके संबंध में गलत कथन क्या है बताना आपको। अपठित गद्यांश से विषय कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। दिए गए अपठित गद्यांश के कुछ अंशों के भाव स्पष्ट करने संबंधी प्रश्न भी सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो बताइए कि इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। जी मित्रों, अपठित, बाकी तीनों जो है सही हैं आपके, यानी ये देखिए, अपठित गद्यांश विषय कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, बात भी सही है। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है, ये भी सही है। दिए गए अपठित गद्यांश के कुछ अंशों के भाव स्पष्ट करने संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी सही है। लेकिन अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है, यह गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसके चक्कर में ना रहें और इसे गलत करार देते हुए आगे बढ़ चलें। हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? जी हाँ मित्रों, वर्णमाला की बहुत ही अच्छी क्लास हमारे
चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट के रूप में है, 40 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अभी तक अपलोड हो चुके हैं। तो आप यदि उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वर्णमाला से कितने प्रश्न बनते हैं। लगभग सैकड़ों प्रश्न हमने वर्णमाला पर बना दिए हैं, तो आप जाकर के उसे पढ़िए। और दावा है मेरा, एक भी प्रश्न आपका वर्णमाला से बाहर नहीं जाने वाला है जो कि हमारे क्लास से बाहर हो। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? जो श, क, श, ह होते हैं, तीनों सा हमने पढ़ाई दिया था। ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये तीनों श और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म यानी कि गर्म। अब अंग, इंग, अड़ा, ना, मा, इन और इनको क्या कहा जाता है? इनको पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर क्योंकि जो है ये पांचवें अक्षर होते हैं, अपने वर्ग के पांचवें अक्षर होने के कारण इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। अब आपका बाकी बच जाता है छ, त्र, ज्ञ और श्रा। तो ये भी भाई कोई साधारण नहीं है, इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। बाकी बच गया या, रा, लावा। तो इस प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा कि यही जो है आपके या, रा, लावा, ये ही आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? या, रा, लावा। फिर से याद रखिए क्या कहता है? या, रा, लावा, या, रा, लावा। या, रा, लावा अंतस्थ हैं, शाखा शाहा ऊष्म है, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा जो है वो पंचमाक्षर हैं, और छ, त्र, ज्ञ, श्रा जो है वो संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए देखिए, अथ का विलोम शब्द क्या है भाई? अथ का विलोम आपको बताना है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा। गलत तो नहीं करने वाले आप। अथ का विलोम क्या पूर्व हो सकता है? थोड़ा सोचिए। अंत हो सकता है, इति हो सकता है, या फिर अनंत हो सकता है। तो अथ का मतलब होता है किसी चीज को प्रारंभ करना। इति का मतलब होता है अंत करना। पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्व का विलोम हो जाएगा पश्चिम, और अंत का विलोम हो जाएगा प्रारंभ। अनंत का हो जाएगा शांत या शशीम। शांत, ये वाला शांत रहेगा। ये कौन सा सा है बताइए? हाँ बताइए बताइए। शांत ये हो जाएगा। ये कौन सा सा है? तुलसीदास जी ने सिर्फ इसी सा का प्रयोग किया, और किसी भी सा का प्रयोग आप देखेंगे पूरी रामचरितमानस में नहीं हुआ है, क्योंकि पहले प्रचलन में यही वाला सा था। आज जवाब दीजिएगा हमें जरूर, कौन सा सा है ये, भूलिएगा मत। चलिए आप बताइए, बच्चों को भाषा सिखाने में निम्नांकित समूह में से किस समूह का सर्वाधिक महत्व है? चलिए एक एक करके हम पढ़ते चलते हैं, जवाब देते जाना आप। सही उच्चारण, भाषा व्याकरण की गलतियों व उपयोगी भाषा को, स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व शुद्ध भाषा को, स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व उपयोगी भाषा को, सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को। तो बताइए इसमें सर्वाधिक महत्व जो है वो किस समूह का है? तो सर्वाधिक महत्व सही उच्चारण। जी हाँ मित्रों, मैं आप लोगों से कहते भी हूँ, शुद्ध वाचन करिए, शुद्ध लेखन करिए। सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा के व्याकरण की गलतियों को सुधारने से ही ज़्यादा बच्चे सीख पाते हैं, यानी उनको शुद्ध लेखन और वाचन करना अत्यंत आवश्यक होता है। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा। कब भोगता रहा? जीवन भर दुख भोगता रहा। इसमें जीवन भर शब्द में क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, क्रियावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, फिर विशेष विशेषण। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि जीवन भर, आजीवन, ये सब जो होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। विशेषण के जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण विकारी होता है। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे छोटा लड़का, गोरा वर्ड, काला सांप, मोटा हाथी। इस प्रकार जो होते हैं वो क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहा जाता है, और ये सभी विशेषता बताते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप जरूर इसको ध्यान में रखिए, याद रखिए। आगे बढ़िए। स्कूल आने से पहले ही बच्चा, यानी प्रत्येक बच्चा जानकार होता है। जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो बच्चा क्या क्या जानता रहता है? बोलने और लिखने का, सुनने और लिखने का, पढ़ने और लिखने का, बोलने और पढ़ने का। आपको पता है भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुबोपली। सुबोपली का मतलब होता है सुनना, उसके बाद बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। यह क्रम भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसी ट्रिक से याद करवाया है। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये आप इसका क्रम भी याद कर लीजिए। तो ये भाषा के 4 कौशल हैं, और इन्हीं कौशलों के माध्यम से बालक जो है वो शिक्षार्जन करता है।
तो जब बालक स्कूल में पहुंचता है तो उसे सुनना और लिखना आता रहता है। वो सुनता है और थोड़ा बड़ा उसको लाइन में खिंचाना है, इधर कुछ करना आता रहता है, लेकिन देख कर पढ़ तो बिल्कुल ही नहीं पाता है ना। तो इसलिए इसका जवाब जो होगा यही सही हो जाएगा, सुनना और लिखना। दिए गए शब्दों में समानार्थक शब्द नहीं है। समानार्थक शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। ये सरोवर, तालाब और पुष्कर, नदी, इसमें तीन जो है वो किसी एक की पर्यायवाची हैं, जबकि एक अलग है। वो कौन कौन सी? सरोवर का मतलब होता है तालाब, तालाब तो है ही, पुष्कर भी तालाब का पर्यायवाची है। लेकिन नद्या का मतलब होता है नदी। नदी नहीं होने के कारण यह जो है समानार्थक शब्द नहीं है, तीनों से अलग है। दिए गए शब्दों में समानार्थक शब्द कौन सा नहीं? तो नद्या है। नद्या मतलब होता है नदी। नदी के और क्या पर्यायवाची हैं उसे आप जरूर बताइएगा हमें। आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है जब क्या होगा बताइए। शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता है। शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वग्रसित व रिकॉर्ड ना रखते हुए अवलोकन करता। बहुत ही माइनर इसमें जो है अंतर किया गया, आप ध्यान से नहीं समझेंगे, गलत कर बैठेंगे, फिर मैं इसको इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो, तब जो है वो आकलन की प्रक्रिया सार्थक होती है। स्त्री जो शब्द है, स्त्री, स्त्री शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है। गिरा, वागीश, ये वागीश होना चाहिए, वनिता या कंचन। तो गिरा जो है माँ सरस्वती कहा जाता है, वागीश माँ सरस्वती कहा जाता है, कंचन का मतलब सोना होता है। गिरा यानी सरस्वती, शारदा, भारती, वीणा, पाणी, विमला, वागीश, ये सरस्वती माता की पर्यायवाची है। उसके अलावा कंचन यानी कि सोना, हेम, हाटक, स्वर्ण, कांचन, चारुरत्न, हिरण्य। बाकी बच जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वनिता जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है। वनिता ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे क्लासेस को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमारे क्लासेस को देखते हैं लेकिन ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि हमारी जो PDF वो अच्छी नहीं है? क्या हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है? अगर कोई भी कमी रहती है आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन हमारे साथ अपना प्यारो सहयोग बना के रखें। पिछले जितनी भी क्लासेस हैं आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो आप उन क्लासेस को जरूर देखें और अपना प्यार स्नेह इस तरह से बनाए रखें। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। प्यारे प्यारे PYQ सॉल्व करवा रही हूँ मैं आपके लिए। इसके पहले श्रम निरीक्षक परीक्षा का जो PYQ हो भी सॉल्व करवाया गया था, आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पूरे सारे जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी की पूरी व्याख्या के साथ अपलोड हो चुकी है चैनल पर। उसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप, SSC 77 के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर जाइए ऐड हो जाइए, आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। जो भी क्लासेस आपको नहीं उपलब्ध होंगी आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इन सभी क्लासों को देखते रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी खेत की मूली होना, किस खेत की मूली होना है, यह मुहावरा आपने हमेशा सुना होगा, अरे वो किस खेत की मूली है। तो मुहावरे का जो प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? देखिए, किस खेत की मूली होना क्या स्वादिष्ट के अर्थ में आएगा, अधिकारहीन में, या फिर लंबी वस्तु, या फिर सब्जी? तो इसका सही जवाब अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? अधिकारहीन। जी हाँ मित्रों, किस खेत की मूली होना मतलब अधिकारहीन, कोई अधिकार नहीं। अरे तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है, तुम किस खेत की मूली हो, है ना। चलो आगे बढ़ो। भाषा सीखने का प्रथम चरण, यदि आपने व्याख्या को पूरे ध्यान से सुना होगा, अभी कुछ देर पहले मैंने भाषा सीखने की जो भाषा के चारों चरण है, चारों सोपान है, उनके बारे में मैंने बताया था। सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा? प्रथम चरण तो भाई सुनना ही हो जाएगा, क्योंकि बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, उसके बाद ही लिखता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? बताना है आपको, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो हो जाते हैं ये 2 प्रकार के, है ना। इतनी ज़्यादा व्याख्या जरूरत नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी, छछंदर के सिर पर न भाई चमेली, है ना। इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना, गुण के विरुद्ध नाम। सही जवाब दीजिएगा, एकदम सोच समझ कर, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा उच्च और साधारण की तुलना होना, यानी कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये मुहावरा है। थोड़ा जो है आप मुहावरा और लोकोक्ति को पढ़ते रहा करिए, इसके प्रतिदिन अभ्यास करने से आपको ये सब आएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका निसंज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे क्या कहा जाता है। संबंध को प्रदर्शित करने वाला क्या क्रिया होता है, कारक होता है, क्रिया विशेषण या फिर संज्ञा। तो भाई संबंध को बताने वाला तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी कारक होता है, संबंध बताता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पहले पहले कमेंट करिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके, ठीक है, रिस्पॉन्स का। भाषा विकास के प्रमुख चरण, ये देखिए भाषा विकास के प्रमुख चरण जो है वो निम्नलिखित में से कौन से हैं, क्रमशः आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, लिखित, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, आंगिक, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक और लिखित। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। मित्रों सॉरी मित्र, आप जवानों, जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित मुहावरे का क्या आशय है। मुहावरे का आशय बताना आपको, मौखिक कार्यवाही करना, मुफ्त का सलाह देना, मूक सहमति दिखाना, हिसाब किताब में निपुण। तो इसको पढ़ने से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें मौखिक कार्यवाही करना, सिर्फ कहते रहना हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे और करना कुछ नहीं है, तो उसी प्रकार का मौखिक कार्यवाही को ही कहा गया इसमें जवानों जमा खर्च करना, यानी सिर्फ जबान से ही खर्च करते जा रहे हो और करना धरना कुछ नहीं है। दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी। जी हाँ मित्रों, दान शब्द में जो है वो गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक, दान शब्द में आके मानी जाएगी भाववाचक संज्ञा, दान एक प्रकार का भाव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। सामग्री, अमीर, शिला और नारी। तो इन सभी में हमेशा बहुवचन में जो प्रयुक्त होता है वो हो जाता है आपका सामग्री ही हो जाता है, क्योंकि अमीर, शिला और नारी ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होते हैं, एक वचन के अंतर्गत आते हैं, तो यह सही हो जाएगा सामग्री, ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ण शब्द जो है वो, स्वर्ण क्या है, स्वर्ण शब्द आपको बताना है क्या है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जो तत्सम होते हैं, तत्सम जो है संस्कृत से बिना बदले लिया गया उन्हें तत्सम कहा जाता है। अब देखिए आप, तद्भव किसे कहा जाता है, तद्भव यानी संस्कृत के से तो लिया गया लेकिन कुछ परिवर्तन, यानी संस्कृत से परिवर्तित होकर जो हिंदी में आए हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव। देशज यानी जिनकी उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल पता ना चले, विदेशज यानी कि जो कि विदेशी भाषा के शब्द हों। तो यहाँ पर स्वर्ण जो है वो क्या है आपको बताना है, स्वर्ण यानी कि तत्सम, स्वर्ण जो है वो तत्सम शब्द है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पाश्चात्य का विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहा जाता है। पाश्चात्य का क्या हो जाएगा, पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य, पूर्ववात्य। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, पौर्वात्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ, ठीक है। बहुत टाइम ही लगता है आपको ये सब चीज़ें करने में। विद्यालय, विद्याधन, आलय, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यर स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहले आप देखिए वृद्धि संधि कैसे किसे हैं। वृद्धि संधि जहाँ पर देखिए छोटा आ रहे आपका और बड़ा हो जाए, छोटा आ रहे या बड़ा आ रहे, उसके बाद या ए या ए आ जाए, तो दोनों के मिल जाने से क्या बन जाता है, ए बन जाएगा, है ना। देखिए दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। हाँ, उसके बाद एक और होता है, छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ आ जाए तो या फिर आओ आ जाए तो उनको मिलने से आओ बन जाता है। यानी सिंपल सा फंडा है कि आप जहाँ पर भी देखें आपको दिख जाए क्या, आई और आओ की मात्रा आपको ये दिख जाए, ये और ये दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। आई और आओ की मात्रा जहाँ पर आपको दिखे वहाँ पर वृद्धि संधि, जैसे एक, औषधि, मतैक्य, धनैश्वर्य, तो वहाँ पर आप बिना खटके लगा दीजिए वृद्धि स्वर संधि। चलिए देखो, उसको पहचान लिया आपने वृद्धि स्वर संधि को। अब हम पहचानेंगे गुण संधि को। गुण संधि किसे कहते हैं, इसमें क्या होगा, अ धन आ, यानी चाहे छोटा आ रहे चाहे बड़ा आ रहे, उसके बाद छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ए बन जाएगा। उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद उ आए तो ओ बन जाएगा, है ना। और छोटा आ बड़ा आ के बाद इधर ही आए तो आर बन जाएगा। यानी सिंपल सा फंडा अगर हम शॉर्ट ट्रिक इसका देखें तो जहाँ पर आपको दिख जाए एक चोटी वाली मात्रा, ये एक चोटी वाली मात्रा दिख जाए और ये ओ दिख जाए और आर दिख जाए, यानी कि रेफरा दिख जाए, तो आप समझ जाइए वहाँ पर तुरंत गुण स्वर संधि, आपको कुछ सोचना ही नहीं है ना।
इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे आप देखिए देवेंद्र, परमेश्वर, समुद्रोर्मी, ये क्या कहते हैं उसको, महेंद्र। तो ये सब जो है आपके हो जाते हैं गुण स्वर संधि के उदाहरण। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यड़ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जैसे ये आपका हो गया ई ओ री के आगे भिन्न स्वर आता है तो एक क्रमशः या व राला में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा अत्यधिक, व्यूह, व्यू बहुत पूछा जाता है ना, अत्यधिक, व्यू। इस प्रकार से जहाँ जाएंगे वहाँ आपका हो जाएगा ये क्या, यड़ संधि, दीर्घ संधि आप जानते ही हैं, जहाँ पर दीर्घ मात्रा हो, बड़ी मात्रा वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब वो क्या हो जाएगा जी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विद्यालय। छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज में आप इसे क्या कहेंगे, जरा हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या कहें। यानी कि जैसे हमें बोलना हुआ विद्यालय, विद्याधन आलय, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो आप इसे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे। इस प्रश्न को आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके थोड़ा हमें बताइए, ठीक है। प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे निम्न वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। एक बार फिर से मैं आपको मित्र याद दिला दूं, यह जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शिक्षक भर्ती का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं आप। तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अकर्मक। अब आप जान लीजिए अकर्मक किसे कहते हैं और सकर्मक किसे कहते हैं। अकर्मक यानी जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़कर वाक्य में जो कर्ता होता है उसी पर पड़ता है, उसे कहा जाता है अकर्मक। जैसे कि लक्ष्य दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, लक्ष्य दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, जवाब, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है। फिर सकर्मक आता है, सकर्मक में क्या हो जाता है आपका, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। वहां पर कर्ता भी, आप वहां पर क्या क्या रहेगा, देखिए कर्ता भी रहेगा, कर्ता भी रहेगा और क्रिया भी रहेगी, कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों रहेंगे। कर्ता, क्रिया और कर्म जहाँ पर उपस्थित हो वहाँ पर हो जाता है आपका अकर्मक क्रिया, है ना। समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आता तो जवाब दीजिए, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको बताते हैं। चलिए मित्रों, आप बताइए तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है। तद्धित जो होता प्रत्यय होता है वो कहाँ लगता है, संज्ञा तो भाई देखिए क्रिया के अंत में लगता है, संज्ञा के अंत में लगता है, धातु के अंत में, फिर ऊपर सभी तो हो ही नहीं सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता, कारण बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप इसका आंसर जान लीजिए, संज्ञा के अंत में लगता है तद्धित प्रत्यय। हमने पहले ही बताया था, पिछली क्लास में बताया था, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के अंत में जो लगता है, जो प्रत्यय लगता है वह तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे लघु, लघु था आपका एक शब्द था लघु, और उसमें आप लग गया ता प्रत्यय तो बन गया लघुता, है ना, क्या बना, लघुता। बूढ़ा था, बुढ़ापा में लग गया पा प्रत्यय बुढ़ापा, सुंदर में लग गया ता हो गया सुंदरता। यानी कि यह जो है वो संज्ञा सर्वनाम या क्रिया या विशेष इन चारों के अंत में लगने वाला जो होता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। शेष जो बचता है, यानी शेष क्या बचाता है आपका कृदंत, कृदंत प्रत्यय, यानी किसी क्रिया अथवा धातु के अंत में जो लगता है उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। जैसे तैरना था, तैरना में आग प्रत्यय लग गया, तैराक बन गया। पकना था, है ना, पकना में हुआ प्रत्यय लग गया, पका हुआ हो गया। लड़ था, लड़ना में ना प्रत्यय लग गया, लड़ना हो गया। इस प्रकार से समझ लीजिए आपकी क्रिया अथवा धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कहते हैं आप कृदंत प्रत्यय, की से क्रिया और की से कृदंत। और तद्धित संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो होते हैं आपके, इनके अंत में जो लग जाता है तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वो हो जाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ेंगे, कृदंत और तद्धित प्रत्ययों को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, प्रश्न का सही उत्तर होगा। बताइए प्रश्न का सही जवाब को देना है। अब जी मतलब भाषा कौशल भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जिसे पैडागोजी कहा जाता है। भाषा अधिकरण ग्रहण का एक साधन है। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों को जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होता है। फिर उस प्रयुक्त सभी, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही जवाब, इस प्रश्न का जो सही जवाब ऊपरी सभी हो जाए, से तीनों जो है वो सभी सत्य हैं। भाषा अधिग्रहण का एक साधन है, बिल्कुल है। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों को जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है, बिल्कुल है।
पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक था, कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। पढ़कर भी आप देख कर भी आप पढ़ सकते हैं और स्पर्श करके भी पढ़ सकते हैं। तो यह उपयुक्त जो है वो सही हो जाएंगे। हम बढ़ेंगे आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? जी हाँ मित्रों, यदि आपने क्लास को ध्यान से सुना होगा तो मैंने प्रारंभ में ही बता दिया गया था कि भाषा के जो कौशल हैं वो कौन कौन। सुबोपलि बताया था मैंने। क्या बताया था? सुबोपलि। देखिए सुबोपलि, सुबोपलि इसको 60 में याद करने के लिए सु से आपका हो गया सुनना। फिर देखिए से आप कौन सा जवाब सही हो जाता है? सुनना। फिर जाएगा बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। आप कई बार रिवीजन करिए। इसका शॉर्ट ट्रिक है सुबोपलि। भाषा के सीखने का जो सही मनोवैज्ञानिक क्रम, बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, उसके बाद लिखना सीखता है। देखते होंगे आप बच्चों को, देखते होंगे बच्चे जो है पूरी की पूरी किताब रट डाले हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कौन सा अक्षर कहाँ पर है। जैसे मेरा छोटा सा बच्चा है, वो पढ़ाई करता है तो उसको जितनी भी पोएम है, उसकी इंग्लिश की कोई हिंदी को, सारी पोएम उसको याद है, लेकिन कौन सी पोएम में जो वर्ड है वो वर्ड कहाँ पर है ये वो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो है रट डाला है पूरा, उसको पढ़ना आ गया, उसकी मैम ने उसको पढ़ा दिया, उसको अच्छे तरीके से याद कर लिया। तो ऐसा होता है कि आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करिए, आप देखिए छोटे बच्चे किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, वही आपकी पेडागोजी है। छोटे बच्चों के आचरण व्यवहार पर ही आधारित रहता है आपका मनोविज्ञान के पढ़ रहे हैं आप। देखिए हाँ, ये सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सुबोपलि। तो मित्रों, मेहनत अगर आदत बन जाए तो काम में भी मुकद्दर बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सामान्य अध्ययन के लिए पीओ की बहुत जल्द आ रहा है, जरूर देखें, पूरा पेपर देखें, समझें न्यू पैटर्न में कितना बदलाव हुआ है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे आप तैयारी कर पाएंगे। तैयारी तो फिलहाल आपको हमारे चैनल पर करने के लिए मिलेगी, हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। अन्य जो लोग परीक्षा की तैयारी करने वाले उन लोगों तक क्लास को पहुँचाइए। और आधुनिक इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं वो आप हमारे क्लास चैनल पर देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र, संविधान, इतिहास, राजनीति, भूगोल, रीजनिंग की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, इंग्लिश की क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो हिंदी, व्याकरण, साहित्य तो आपको मिल ही रही हैं। तो सारी क्लासेस को आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े। यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि SSC77 के नाम से है। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी क्लासेस आप चाहते हैं, आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, हमसे कुछ जानना चाहते हैं, वह भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, तो आपको उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आप PY को सॉल्व करिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं आपके साथ एक शानदार क्लास और लेकर के। तो आप बिल्कुल भी मेहनत करने में कोई कोताही न बरती है। और ये आने वाली जो परीक्षा है वो आपकी है, नौकरी आपकी है, आपकी बार एक सीट हमार, इस प्रकार का दावा करते हुए परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना अर्चना करते हुए अध्ययन अध्यापन को जारी रखिए। और ऐसा दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदम ना चूमे। तो सफलता तो आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप मेहनत करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्यार और विश्वास बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक शानदार, जमदार और जानदार क्लास के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।